कभी ये सोचा है कि किसी की आंखें अपनी माँ जैसी क्यों होती हैं, तो किसी के बाल अपने पिता जैसे? आज हम आनुवंशिकता की इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि हम अपने परिवार की तरह दिखते तो हैं, पर फिर भी उनसे अलग क्यों हैं? है ना ये सोचने वाली बात। हम सब अपने परिवार के सदस्यों से मिलते जुलते हैं, हमारी शक्ल, आदतें, बहुत कुछ, लेकिन हम उनकी एकदम फोटोकॉपी नहीं होते। इसी समानता और इस छोटे छोटे अंतर के पीछे जो विज्ञान है, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये समानता और विभिन्नता का रहस्य क्या है। फिर हम मटर के दानों के पीछे छिपी एक दिलचस्प कहानी जानेंगे। उसके बाद आनुवंशिकता के नियमों को समझेंगे, डीएनए की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में जानेंगे कि लिंग निर्धारण के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, समानता और विभिन्नता का रहस्य। यहीं से असल में आनुवंशिकता की पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। हमारे कान का जो निचला हिस्सा होता है, जिसे ईयर लोब कहते हैं, वो कुछ लोगों का सिर से जुड़ा होता है और कुछ का आजाब। एक ऐसा गुण है, एक ऐसा ट्रेट है जो हमें सीधा हमारे माता पिता से विरासत में मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, बच्चे अपने माता पिता की तरह तो होते हैं, पर उनमें कुछ ना कुछ अलग भी होता है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसा समझ लीजिए कि हर पीढ़ी को अपने माता पिता से एक बेसिक ब्लूप्रिंट तो मिलता है, पर उसमें हमेशा कुछ नए बदलाव, कुछ नए अपडेट्स भी होते हैं। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और उस कहानी को जानते हैं जिसने इस रहस्य से पहली बार पर्दा उठाया था। यकीन मानिए, ये मटर के पौधों से शुरू हुई किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। मिली एक ग्रेगर मेंडल से, एक पादरी जो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर एक के बाद एक प्रयोग करके आनुवंशिकता के शुरुआती राज खोले। उन्होंने विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिलाया और पीढ़ियों का इतना सटीक रिकॉर्ड रखा जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने? क्योंकि मेंडल ने एक बहुत जरूरी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि मटर के पौधों में कई गुण बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था। जैसे पौधे या तो लंबे थे या फिर बौने, बीज या तो गोल थे या फिर झुर्रीदार। इन एकदम क्लियर अंतरों ने उनके प्रयोगों को कामयाब बनाने में बहुत मदद की। तो मेंडल के दिमाग में एक सवाल आया, अगर एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा? क्या जो नए पौधे उगेंगे वो बीज की हाइट के होंगे या कुछ और ही देखने को मिलेगा? और जो नतीजा आया वो वाकई हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी में, जिसे F1 कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं था। बौनेपन का गुण तो जैसे कहीं जादू से गायब ही हो गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मेंडल ने पहली पीढ़ी के लंबे पौधों से दूसरी पीढ़ी यानी F2 उगाई, तो वो बौनापन अचानक वापस आ गया। लगभग 1/4 पौधे बौने थे। इसका मतलब साफ था, बौनेपन का गुण गायब नहीं हुआ था, वो बस पहली पीढ़ी में छिपा हुआ था। और बस यहीं से हमें दो बहुत जरूरी शब्द मिले। एक है डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण, ये वो गुण है जो पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, जैसे कि लंबापन। और दूसरा है रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण, ये वो गुण है जो पहली पीढ़ी में छिप जाता है, जैसे कि बौनापन। मेंडल ने एक पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा था। क्या अलग अलग गुण एक दूसरे से जुड़े होते हैं? मतलब क्या ऐसा होता है कि जो पौधा लंबा होगा उसके बीज हमेशा गोली होंगे? ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया। इस बार उन्होंने ऐसे पौधों को क्रॉस कराया जिनमें दो अलग अलग गुण थे। एक तो था बीज का आकार यानी गोल या झुर्रीदार, और दूसरा था बीज का रंग यानी पीला या हरा। और दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में जो दिखा वो और भी ज्यादा दिलचस्प था। उन्हें माता पिता जैसे पौधे तो मिले ही, मतलब गोल और पीले बीज वाले और झुर्रीदार और हरे बीज वाले, लेकिन कमाल तो ये था कि उन्हें कुछ बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन भी मिले। गोल बीज लेकिन हरे रंग के, और झुर्रीदार बीज लेकिन पीले रंग के। और इस एक प्रयोग ने आनुवंशिकता का एक बहुत बड़ा नियम साबित कर दिया। वो ये कि अलग अलग गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। बीज का आकार उसके रंग पर निर्भर नहीं करता। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब जरा सोचिए, मेंडल ने ये सब तब पता लगा लिया था जब किसी को डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज हम जानते हैं कि ये सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है। तो ये सब होता कैसे है?
बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि डीएनए एक रेसिपी की किताब है। इस किताब के अंदर जीन नाम की रेसिपीज लिखी हैं। हर जीन एक खास प्रोटीन बनाने का तरीका बताता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर के छोटे छोटे वर्कर हैं जो हार्मोन बनाने जैसे जरूरी काम करते हैं। और आखिर में यही हार्मोन तय करते हैं कि कोई पौधा लंबा होगा या बौना। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब के पास हर जीन की 2 कॉपी होती हैं, एक माँ से मिलती है और एक पिता से। और बस यही एक बात मेंडल के प्रयोगों को पूरी तरह से समझा देती है कि कैसे एक प्रभावी और एक अप्रभावी गुण दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को एक बहुत ही आम और दिलचस्प सवाल पर लागू करके देखते हैं। किसी भी बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? तो देखिए, इंसानों में लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम से होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। अब ये प्रोसेस बहुत सीधा है। माँ से तो बच्चे को हमेशा एक X क्रोमोसोम ही मिलेगा क्योंकि उनके पास Y तो है ही नहीं। तो फैसला इस बात से होता है कि पिता से कौन सा क्रोमोसोम आता है। अगर पिता का X क्रोमोसोम आता है तो XX मिलकर लड़की बनती है, और अगर पिता का Y क्रोमोसोम आता है तो XY मिलकर लड़का बनता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बच्चों का लिंग इस बात से तय होगा कि उन्हें अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम विरासत में मिला है। तो अंत में ये सवाल बचता है, अगर सिर्फ एक गुण जैसे कि कान का आकार इतने सटीक और जटिल कोड से तय होता है, तो जरा ये सोचिए कि एक पूरे इंसान को बनाने वाला जेनेटिक कोड कितना ज्यादा विशाल, कितना कॉम्प्लेक्स और कितना अद्भुत होगा।